स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 7 दिसंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि नीतीश सरकार ने जमीन रजिस्ट्री म्यूटेशन प्रक्रिया पर सरकार ने अधिकारियों को सख्त फरमान जारी कर दिया है कि अगर लापरवाही करेंगे तो फिर नपेंगे, यानी कि इस नौकरी से भी बर्खास्त हो सकता है। आपको बता दूं कि नौकरशाही पर लेत लतार पर लगाम लगा करके बिहार सरकार ने जमीन से जुड़े कर्मियों में होने वाली देरी, दलाली और फिर दफ्तरों के चक्कर से आम लोगों को निजात दिलाने के लिए अब कमर कस ली है। डिप्टी सीएम एवं राजस्व भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विभागीय समीक्षा बैठक में साफ लफ्जों में कह दिया है कि दाखिल खारिज अब तय वक्त में ही पूरा होगा। दाखिल खारिज, जी हाँ, म्यूटेशन तय वक्त में ही पूरा होगा, वरना जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करता है। जी हाँ, भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने जनता से अपील करते हुए कहा कि रजिस्ट्री के 90 दिनों के भीतर आवेदन जरूर करें ताकि पूरा प्रोसेस सुचारू, पारदर्शी और फिर जवाबदेह बन सके। जहाँ उनका कहना था कि अब लोगों को थाने कचहरी जैसे पुराने चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे क्योंकि सरकार ने जमीन के कामों को आसान बनाने की ठानी है। जब बैठक में ई मापी से जुड़े हुए सिस्टम पर बड़ा फैसला लेते हुए मंत्री ने बताया है कि अब मानक फॉर्मेट को अनिवार्य किया जा रहा है। इससे रिपोर्टिंग से लेकर के दस्तावेजीकरण तक में एक रूपता, पारदर्शिता और फिर जवाबदेही सुनिश्चित होगी। जमीन के डिजिटल सर्वे और फिर रिकॉर्ड अपडेट करने में ये निर्णय मील का पत्थर साबित हो सकता है। दोस्तों अब बिहार वासियों का थाने का चक्कर खत्म हो गया है। 2 मिनट में आप घर बैठे ही ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं। जब बिहार में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पुलिस मुख्यालय में सिटीजन सर्विस पोर्टल का शुभारंभ किया है। जब इस बड़ी पहल का उद्देश्य नागरिकों को पुलिस से जुड़ी हुई हर सेवा घर बैठे ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। अब लोगों को पुलिस सत्यापन, शिकायत दर्ज कराने या फिर खोया पाया की रिपोर्ट के लिए थाने के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जब सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रिया से थाने में मनमानी नहीं चलेगी और फिर नागरिकों के समय, ऊर्जा और फिर पैसे की बचत होगी। आपको बता दूं कि शिकायत दर्ज करने के लिए नागरिक सीधे बिहार पुलिस के सिटीजन सर्विस पोर्टल पर जा सकते हैं। जब पोर्टल पर ई शिकायत विकल्प चुनकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं घर बैठे ही। जी हाँ, अब आपको थाना नहीं जाना पड़ेगा। दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा ने फिर से सालों पुराना विवाद को हवा दे दी गई है। जब भाजपा से लेकर के जेडीयू तक सभी दलों के नेता इसे राजनीति से जोड़ करके देख रहे हैं। इस बीच जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। जब आईएनएस से बातचीत करते हुए नीरज कुमार ने कहा कि इसे बिना वजह सियासत का विषय बना दिया गया है। इस विवाद को लेकर के न्यायपालिका पहले ही सुलझा दिया है। अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में राजनीतिक पार्टियां अपनी पुरानी नाकामियों पर चर्चा करने की बजाय सिर्फ शोर मचाने में लगी हुई है। उन्होंने आगे कहा है कि अगर किसी को सीखना है तो फिर बिहार से सीखें। नीतीश कुमार ने कब्रिस्तान और मंदिर दोनों की घेराबंदी की है। यह मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीति करना बहुत गलत है। राजनीति को मंदिर मस्जिद के नाम पर चलने वाले लोग अक्सर अपने राज्य में विकास के कामों में पीछे रह जाते हैं। उनका कहना है कि मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीति करना उन नेताओं की आदत बन गई है जो अपने राज्य के विकास और फिर लोगों की भलाई पर ध्यान नहीं देते हैं। चुनाव के समय ऐसे मसलों को उठा करके सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश की जाती है। जनता के लिए हकीकत में कोई मदद नहीं करता। साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि जनता को असली मुद्दों से मतलब है, जैसे कि उनकी जिंदगी बेहतर हो, उनके बच्चे सुरक्षित हों, रोजगार मिले और लोग बिना डर के अपनी इबादत कर सके। ऐसे में मंदिर मस्जिद के नाम पर बयानबाजी करना सिर्फ हंगामा पैदा करने जैसा है। दोस्तों बिहार सरकार का नया इजराइल प्लान बिहार के किसानों के लिए बड़ा बदलाव लाने वाला साबित हो सकता है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है क्योंकि आधुनिक कृषि तकनीक से किसानों को जोड़ने के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री विश्व कृषि परिभ्रमण योजना की शुरुआत की है। यह योजना AI जनरेटेड कॉन्सेप्ट पर आधारित आधुनिक कृषि मॉडल की तरह तैयार की गई है, जिसके तहत किसानों को विदेश भेज करके उन्नत तकनीकी का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। अगले 5 वर्षों को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग को विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है। यह सरकार ने हर साल बिहार के चयनित किसानों को विदेश भेजने का कार्यक्रम तय किया है। जब विशेष तौर पर इजराइल, जो कि आधुनिक सिंचाई प्रणाली, सब्जी उत्पादन और फिर जल प्रबंधन के क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश माना जाता है, वहां पर बिहार के विभिन्न जिलों के किसानों का दल भेजा जाएगा। यानी कि बिहार के अलग अलग जिलों के किसानों का दल इजराइल भेजा जाएगा। जी हाँ, इजराइल भेज करके वहां की खेती की तकनीक, उनके गुर सीख करके यहाँ पर आएंगे और आकर के यहाँ पर खेती करेंगे। तो यहाँ पर भी इजराइल जैसी खेती होगी। ये यहाँ के किसानों का जो भविष्य है जो सुनहरा होने वाला है इस तरह से।
दोस्तों बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने थानेदार से लेकर के एसपी तक के लिए बड़ा आदेश जारी कर दिया है। दरअसल डीजीपी ने सभी थानों को स्पष्ट आदेश दे दिया है कि किसी भी दर्ज घटना की प्रोग्रेस रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर देना जरूरी होगा। जब थानाधीशों को इस प्रक्रिया में पूरी जवाबदेही के दायरे में लाया गया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि संगठित अपराध और फिर गिरोह को खत्म करने के लिए सभी रेंज लेवल पर एटीएस और फिर हर जिले में एसटीएफ के गठन की प्रक्रिया अंतिम फेज में है। इन इकाइयों में केवल इन्हीं कर्मियों की तैनाती होगी जिनका ट्रैक रिकॉर्ड मजबूत है और फिर जिन्होंने विशेष प्रशिक्षण लिया है। जब क्राइम इन्वेस्टिगेशन की गुणवत्ता बढ़ाने पर भी डीजीपी ने विशेष जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि कमजोर इन्वेस्टिगेशन करने वाले अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई होगी। डीजीपी विनय कुमार ने यह भी कहा है कि अधिकारियों पर कार्रवाई इसलिए की जाएगी ताकि आरोपित साक्ष्य की कमजोरी के कारण जमानत पर बाहर ना निकल सके। जमानत पर आए अपराधियों की गतिविधियों की वकीली निगरानी होगी और फिर दोबारा अपराध की कोशिश पर तुरंत जमानत रद्द करने का प्रस्ताव भेजा जाएगा। दोस्तों बिहार चुनाव में आरजेडी को मिली करारी हार के बाद से तेजस्वी यादव पूरी तरीके से चुप हैं। जब बिहार विधानसभा की शीतकालीन सत्र के दौरान भी वे उपस्थित नहीं रहे। सत्र के समय में तेजस्वी परिवार के साथ लंदन चले गए। अब उनके विदेश दौरे पर जेडीयू एमपी रामप्रीत मंडल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव की पत्नी क्रिश्चियन है, इसलिए वे क्रिसमस मनाने के लिए लंदन गए हैं। जब सांसद रामप्रीत मंडल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के साथ साथ अपनी पार्टी राजद के राजकुमार भी हैं। जब मैंने सुना है कि हार को भुनाने के लिए वे लंदन गए हैं, हो सकता है कि वे लंदन में ही समीक्षा बैठक करें। या उनकी पत्नी क्रिश्चियन है। दिसंबर महीने में 25 तारीख को क्रिसमस मनाया जाता है। तेजस्वी यादव क्रिसमस मनाने के लिए लंदन गए हैं। वहीं पर जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव को विधानसभा सत्र के दौरान नहीं जाना चाहिए था। उन्हें वहां पर गरीबों और फिर प्रदेश की जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहिए था, लेकिन इससे लोगों के बीच उनके प्रति गलत संदेश भी गया है। लोगों का विश्वास तेजस्वी यादव से उठता जा रहा है। दोस्तों बिहार की नीतीश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में अमूलचूल परिवर्तन करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। बिहार में अलग से उच्च शिक्षा विभाग बनाया जाएगा। अब बिहार देश का दूसरा ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पर शिक्षा विभाग दो हिस्सों में बटेगा और 2 अलग अलग विभाग बनाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस घोषणा के बाद बिहार में स्कूल शिक्षा और फिर उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग विभाग और मंत्री हो सकते हैं। इसके पहले ये व्यवस्था केवल छत्तीसगढ़ में लागू है। हालांकि इस संबंध में अभी आधिकारिक अधिसूचना जारी होना बाकी है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार की घोषणा ने तस्वीर साफ कर दिया। जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 1 करोड़ रोजगार देने के रोड मैप के साथ ही प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की घोषणा की है। यह सबसे अहम फैसला शिक्षा विभाग के विभाजन का है। अब तक प्राइमरी स्कूल से लेकर के यूनिवर्सिटी तक की जिम्मेदारी एक ही विभाग और फिर एक ही मंत्री के पास होती थी, लेकिन अब इसे 2 भागों में बांटा जाएगा। यानी कि बिहार में अब 2 शिक्षा मंत्री होंगे। जी हाँ, बिहार में शिक्षा विभाग हमेशा से भारी भरकम रहा है। जब लाखों शिक्षकों की भर्ती, मिड डे मील, साइकिल, पोशाक योजना और फिर आधारभूत संरचना का काम एक ही विभाग के पास होने से उच्च शिक्षा अक्सर उपेक्षित रह जाती थी। बिहार के विश्वविद्यालयों में सत्र का लेट चलना एक पुरानी समस्या है। 3 साल की डिग्री 4 से 5 साल में पूरी हो पाती है। एक ही मंत्री के लिए स्कूल और फिर यूनिवर्सिटी दोनों की जटिल समस्याओं को एक साथ सुलझाना मुश्किल साबित हो रहा था। माना जा रहा है कि अलग उच्च शिक्षा विभाग बनने से यूनिवर्सिटीज की निगरानी बेहतर होगी, सिलेबस अपडेट होंगे और सत्र नियमित करने में मदद मिलेगी। यानी कि बिहार में अब शिक्षा विभाग में 2 मंत्री बनेंगे। दोस्तों जो अब खबर आपको बताने वाले हैं ये बिहार से जुड़ी हुई भी है और बिहार से नहीं भी है। दरअसल हम बात करने वाले हैं इंडिगो फ्लाइट की, जहां पर 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हो गया है, जिसके बाद एयरलाइंस की तरफ से एक छोटा सा सॉरी बोल करके मामला रफा दफा करने की कोशिश कर रहे हैं। जरा आप सोचिए, आप दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं, जहाँ हाथ में टिकट है, दिल में फैमिली के साथ छुट्टियों पर जाने का सपना है, लेकिन अचानक घोषणा होती है कि इंडिगो की सभी फ्लाइट कैंसिल। जी ये सुनने में भले ही किसी फिल्मी सीन लगे हो, लेकिन 5 दिसंबर 2025 की तो यही हकीकत थी। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो पर पिछले कुछ दिन से नया संकट टूट पड़ा है। पायलटों के रेस्ट के लिए लाए गए नए नियमों और फिर रात्रि उड़ान बैन ने पूरे नेटवर्क को ठप कर दिया है। 1000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल होने से लाखों यात्री फंसे हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में पनपे इंडिगो क्राइसिस के पीछे का कारण क्या है, ये सवाल है। दरअसल इस पूरे मामले पर इंडिगो की तरफ से शुक्रवार को सार्वजनिक माफी का ऐलान किया गया, जहां कंपनी की तरफ से स्वीकार किया गया है कि क्रू की जरूरत
ज़रूरत का गलत अनुमान लगा गया। इससे रोज़ाना 170 से 200 फ्लाइट कैंसिल हुई है, जो कि सामान्य से बहुत ज़्यादा है। अब शनिवार यानी कि 6 दिसंबर को भी सैकड़ों फ्लाइट पर असर पड़ा है। लेकिन राहत वाली बात यह है कि GDCA की तरफ से पायलट की नाइट ड्यूटी लिमिट पर छूट गई है, जहां इंडिगो की तरफ से 5 से 15 दिसंबर तक के कैंसिलेशन रिशेड्यूल पर फुल वेवर दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रभावित यात्रियों से फुल रिफंड का वादा भी किया गया है। दोस्तों अब करते हैं सेहत की बात। जैसे कि आपको पता है कि KDB लाइव में हर रोज डेली न्यूज़ में एक ना एक सेहत के बारे में खबर दी जाती है, यानी कि हेल्थ से जुड़ी हुई न्यूज़ दिया जाता है। तो अभी हम सेहत के बारे में बात करेंगे हार्ट अटैक की। जैसे कि आपको पता है कि ठंड में हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। अब डॉक्टर ने हार्ट अटैक से बचने के लिए सलाह दी है। 7 सावधानियां हैं जो आपको बरतनी होगी। दरअसल बात यह है कि सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। ठंड का असर हार्ट और फिर ब्लड वेसल्स पर होता है। ठंडी की वजह से खून गाढ़ा हो जाता है, कई बार ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती है और हार्ट में ब्लड पंप ना होने और फिर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाने की वजह से हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। जो लोग हार्ट डिजीज़ के मरीज हैं उन्हें सर्दियों में थोड़ी ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है। जैसे सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर साकेत गोयल ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करके हार्ट पेशेंट के लिए कुछ सावधानियां गिनाई है, जिसे फॉलो करके सर्दियों में हार्ट अटैक और फिर स्ट्रोक के खतरे से बचा जा सकता है। दरअसल हार्ट के डॉक्टर ने बताया है कि मरीजों को ठंड में कई सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, ठंड के मौसम में सुबह के समय घर के बाहर ना जाएं। सुबह 5 से 6 बजे के बीच ओस गिरती है और फिर इस वक्त बाहर नहीं जाना है। जब हल्की गुनगुनी धूप निकल जाए तभी बाहर निकले। वहीं पर घर से बाहर निकल रहे हैं तो फिर जितने कपड़े आप पहन करके जाते हैं ठंड से बचने के लिए, उससे एक लेयर कपड़े की ज़्यादा पहन करके रखनी है। ये लेयर शरीर के टेम्परेचर को मेंटेनेंस बना करके रखती है। वहीं पर तीसरा नंबर, एक बार में ढेर सारा खाना ना खाएं या दिन भर में थोड़ा थोड़ा खाएं। एक बार में ज़्यादा भारी खाना खा लेने से हार्ट पर प्रेशर बढ़ता है। उसके बाद सर्दियों के दिनों में प्यास कम लगती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग पानी पीना भूल जाते हैं। लेकिन खुद को हाइड्रेट रखना है और फिर पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहें। वहीं पर 5वां नंबर है, सर्दियों में शरीर गर्म रखने के लिए शराब पीते हैं तो फिर आप हार्ट अटैक के हाई लेवल रिस्क पर हो सकते हैं। जब सर्दियों में अगर शराब पीते हैं तो फिर इससे सेहत बिगड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं। शराब की वजह से हार्ट बीट तेजी से बढ़ने लगता है और फिर हार्ट अटैक का खतरा हो जाता है। 6 नंबर है, सिर और फिर पैरों को गर्म रखें। जब सिर पर गर्म टोपी के साथ ही पैरों में गर्म मोजे पहन करके रखें, जिससे शरीर की गर्माहट पैरों के बाहर ना निकल पाए जाए। 7वां नंबर है, सर्दियों में ब्लड प्रेशर और फिर हार्ट का चेकअप जरूर करवाएं। या अगर किसी भी तरीके की दिक्कत है तो फिर डॉक्टर मेडिसिन चेंज करते हैं और फिर डोसेज को मेंटेन करते हैं, जिससे आप सुरक्षित रहें। दोस्तों सीएम नीतीश कुमार के मंत्री का बड़ा एक्शन सामने आया है। यहाँ पर 40 अधिकारियों का वेतन ही रोक दिया है। एक साथ ही कार्रवाई हुई। दरअसल बिहार सरकार सभी विभागों में सख्ती से काम कर रही है, साथ ही लापरवाह अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी में PHED ने खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जब विभागीय रैंकिंग में सबसे नीचे पाए गए 5 कार्यपालक अभियंताओं और फिर 10 सहायक अभियंताओं और 25 कनीय अभियंताओं का वेतन तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। यह सभी अधिकारियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है और फिर उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यह फैसला शुक्रवार को विभागीय मंत्री संजीव कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया है। दोस्तों बंगाल में सत्तारूढ़ TMC से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने भारी गहमागहमी के बीच शनिवार दोपहर करीब 1:30 बजे बांग्लादेश की सीमा से सटे मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही जुटी मुस्लिम समुदाय की भारी भीड़ के बीच मस्जिद की आधारशिला रखी गई। इस दौरान समारोह स्थल पर कुछ देर के लिए भगदड़ जैसी स्थिति मच गई। जब देश विदेश से इस्लामिक धर्मगुरु भी कार्यक्रम में शामिल हुए। जब जिले के विभिन्न हिस्सों में सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोग वहां पर ईंट लेकर के पहुंचे। कबीर ने बाबरी मस्जिद के शिलान्यास समारोह के अवसर पर जिले के बेलडांगा के मेरादगी इलाके के 25 बीघा भूमि पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में 3 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने का दावा किया था। जब प्रशासन ने इलाके में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए। दोस्तों बिहार में अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन जारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के गृह विभाग संभालने के बाद से ही बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। तमाम जिलों से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इस बीच विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है और फिर सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा बोल करके हमला बोल रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण गलत है, लेकिन गरीबों पर कार्रवाई की जा रही है। पहले भी उन लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी जो सरकारी जमीन है उसको कब्जा करके रखे हैं। जीतन राम
मांझी ने बुलडोजर एक्शन पर कहा कि अतिक्रमण जो हुआ है वह गलत है और जो नोटिस देकर के हटाया जा रहा है वह सही है, लेकिन एक बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब तक आप उनको रहने के लिए वैकल्पिक इंतजाम ना कर दें तब तक उनको ना हटाएं। जब सुनने में आया है कि बिहार सरकार उनको बसाने का काम एक्टिवली कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जरूर कहेंगे कि बुलडोजर जो चल रहा है वह सड़कों पर अगल बगल जो छोटे मोटे लोग कारोबारी हैं उनको हटाया जा रहा है। जितन राम मांझी ने आगे कहा है कि लेकिन सरकारी ज़मीन पर मॉल बना लिए हैं, चौथा पांचवा तल्ला का मकान बना लिया है, पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वह अगर होता है तो फिर ये वाला अपने आप चले जाते हैं, जब फिर भी कोई भी विरोध कुछ नहीं करता। जितन राम मांझी ने कहा है कि मेरा ये सुझाव है कि सरकार के लिए है मेरा सुझाव। जितन राम मांझी के इस बयान से साफ है कि दलितों पर कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार को पहले सरकारी कब्जे वाली जमीन पर कार्रवाई करनी चाहिए, फिर उन्हें उन लोगों को हटाना चाहिए। दोस्तों, बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार पर पहली बार तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने राजद के प्रदर्शन पर खुलकर की बात की है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में लोकतंत्र की हार हुई है और मशीनरी की जीत हुई है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर चुनाव में हर तरह का हथकंडा अपनाने का आरोप भी लगाया है। जब पिछले चुनाव में 75 और फिर 2020 के चुनाव में 25 सीटों पर सिमटी आरजेडी की परफॉर्मेंस के सवाल पर तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं पूरे चुनाव में बिहार घूमा, बिहार के लोग दोबारा एनडीए की सरकार बनाने नहीं चाहते थे, नया बिहार बनाना चाहते थे, दवाई कमाई पढ़ाई और फिर सुनवाई वाली सरकार चाहते थे। मैं एक शब्द में बता सकता हूं कि चुनाव में क्या हुआ है, लोकतंत्र हारा है, मशीनरी जीती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भाजपा ने इस चुनाव में कोई हथकंडा छोड़ा नहीं है, जो भी हमारा जो विजन था उसे सरकार ने इम्प्लीमेंट कर दिया। फिर चाहे वो माई बहन मान योजना हो, पेंशन योजना हो, बिजली फ्री योजना हो, सब चुरा लिया। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि चुनाव की आचार संहिता से 10 दिन पहले महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये बांटे गए। अन्य योजनाओं के तहत 40 हज़ार करोड़ रुपए पूरे बिहार में बांटे गए। पूरे चुनाव में एक तरह से रिश्वत दी गई, जहां किसानों को पैसा दिया गया। महिला रोजगार योजना के तहत वोटिंग के दिन भी महिलाओं के खाते में पैसे आए। अगर आप डेटा देखें तो फिर हमारा वोट शेयर बढ़ा है, राजद के 32 लाख वोट बढ़ा है, जब पिछले चुनाव के मुकाबले यानी कि सबका वोट मिला है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में कल बाबरी मस्जिद की नींव का पत्थर रखा गया। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने इस समारोह का आयोजन किया। इस दौरान हजारों की भीड़ मौजूद रही। वहीं पर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि भारत बाबर का देश नहीं है, भारत महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चंद्रशेखर, राजगुरु, भगत सिंह, रामकृष्ण, सनातन और फिर शिव का देश है। जो लोग बाबर के नाम को बढ़ा चढ़ा करके पेश करना चाहते हैं वह भारत के गद्दार हैं और फिर वे कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे। वहीं पर उन्होंने आगे कहा है कि बाबर ने ना तो इस्लाम का पालन किया है और ना ही वह सच्चा मुसलमान था, जब वह सिर्फ एक क्रूर आक्रमणकारी था और इसलिए उसे महिमा मंडन नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ पर योग गुरु बाबा रामदेव ने 6 दिसंबर का जिक्र करते हुए कहा है कि ये गुलामी के निशानों को मिटाने का दिन है। उन्होंने कहा कि भारत की जनता अब जाग चुकी है और फिर वे किसी भी विदेशी हमलावर को महिमा मंडन नहीं होने वाले हैं। वहीं पर शिलान्यास समारोह में मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए हुमायूं कबीर ने कहा कि मालदा, मुर्शिदाबाद और फिर दक्षिण 24 परगना के लोग बाबरी मस्जिद के निर्माण में योगदान देंगे। मेरे पास मस्जिद बनाने के लिए 25 बीघा जमीन है, लेकिन स्थानीय प्रशासन हमें रोक रहा है। हमें सरकारी धन की जरूरत नहीं होगी। मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा जिसने हमें मस्जिद बनाने के लिए 80 करोड़ रुपए देने पर सहमति जताई है। मैं सरकार से 1 रुपए भी नहीं लूंगा, फिर मस्जिद की पवित्रता अखंड नहीं रहेगी। वहीं पर इस कार्यक्रम के आयोजक हुमायूं कबीर ने दावा किया है कि यह एक छोटे पैमाने पर बाबरी मस्जिद की एग्जैक्ट रेप्लिका होगी। उन्होंने कहा कि यह हमारा धार्मिक अधिकार है और हम शांति बनाए रखेंगे। हालांकि टीएमसी ने कबीर को पार्टी से निलंबित कर दिया है और इस आयोजन से खुद को अलग कर लिया है। दोस्तों, बिहार में अगले 5 साल में 50 लाख करोड़ का निवेश लाने की तैयारी शुरू हो गई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि अब बिहार को भारत के शीर्ष 5 निवेश अनुकूल राज्यों में सम्मिलित करने के लिए उद्योग विभाग देश दुनिया के प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों में निवेशक सम्मेलनों का आयोजन करेगा, ताकि बड़े से बड़े उद्योगों को आकर्षित किया जा सके। सीएम नीतीश कुमार ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा है कि निवेश आकर्षित करने के तहत ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना, आधुनिक फूड प्रोसेसिंग और फिर लॉजिस्टिक सुविधाओं के साथ 5 नए मेगा फूड पार्क स्थापित करना, राज्य में 10 औद्योगिक पार्क एवं 100 सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वर्ग पार्कों को विकसित करना, उद्योग प्रासंगिक कौशल एवं उद्यमिता में 7 लाख लोगों को प्रशिक्षित करना तथा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम निदेशालय की स्थापना तथा जिलों में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम केंद्र स्थापित करना शामिल है। इसके साथ ही स्थानीय उत्पादों के निर्यात
एवं बाजार की सुरक्षित सुविधा उपलब्ध कराना प्रमुख है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि किसी भी राज्य की तेज आर्थिक तरक्की और फिर रोजगार पैदा करने के लिए वृहद पैमाने पर औद्योगिकरण का होना जरूरी है। बिहार सरकार ने इस दिशा में काफी काम किया है। बिहार में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत कुल 44,073 उद्यमियों को प्रोत्साहन राशि दी गई है। इससे लोग अपना खुद का उद्योग कारोबार कर रहे हैं और फिर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस अपनी पार्टी पर है। जहां पार्टी कार्यालय में उन्होंने जेडीयू के प्रमुख नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में सदस्यता अभियान की शुरुआत की। संगठन को और मजबूत करने की रणनीति के तहत 3 साल में 1 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने का टारगेट रखा है। वहीं पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा ने कहा कि पार्टी का सदस्यता अभियान आज से शुरू हो गया है। हम लोगों ने पहली सदस्यता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया है। पार्टी उसको पदाधिकारी और फिर विधायक दल सभी ने सीएम नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। इस बार हमने सदस्यता अभियान में 1 करोड़ का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, बिहार के नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत बिना ट्रेड लाइसेंस और फिर स्वच्छता मानकों के विपरीत तरीके से हो रही मांस और फिर मछलियों की बिक्री पर निगम प्रशासन सख्त रुख अपनाने जा रही है। जांच के दौरान ये पाया गया है कि शहर में कई स्थानों पर अतिक्रमित जगहों पर मांस एवं मछली की खरीद बिक्री की जा रही है। ये बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 345 का स्पष्ट उल्लंघन है। जहाँ निरीक्षण में यह भी देखा गया है कि अधिकांश दुकानों में बिना स्वच्छता नियमों के पालन के कारोबार किया जा रहा है, जिससे रोग संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इस अव्यवस्था के कारण जगह जगह सड़क जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। वहाँ पर नगर निगम प्रशासन ने सभी मांस एवं मछली विक्रेताओं को निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वे जल्द ही नगर निगम से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करें और फिर निर्धारित मानकों के अनुरूप ही व्यवसाय करें। दुकानदारों को ये सुनिश्चित करना होगा कि बिक्री निर्धारित स्थान पर ही हो और फिर कहीं भी अवैध रूप से अतिक्रमण न किया जाए। जब तक राहुल गांधी और पप्पू यादव जिंदा है तब तक भूमि अधिग्रहण पर रोक रहेगी। दरअसल बात है कि पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत के नगर प्रखंड के बिठनौली, गणेशपुर और फिर दुबे चकला मौजा में प्रस्तावित 280 एकड़ भूमि अधिग्रहण के विरोध में शनिवार को सबूतर, बैरगाछी और फिर घराड़ी गांव में गरीब मजदूर किसान संघ की ओर से एक विशाल महापंचायत आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव शामिल हुए। जब उनके साथ हजारों की भीड़ में स्थानीय किसान, मजदूर, महिलाएं, युवा और फिर विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। पूरा क्षेत्र अन्नदाता को बचाओ, देश को आगे बढ़ाओ के नारे से गूंज उठा। महापंचायत को संबोधित करते हुए सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि सरकार किसानों की जमीन छीन करके विकास नहीं कर सकती। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि अन्नदाता की सुरक्षा और फिर सम्मान सर्वोच्च है। सरकार को किसानों की सहमति के बिना 1 इंच जमीन लेने का भी अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर गरीब, भूमिहीन और फिर रैयत किसानों की अनदेखी हुई तो फिर वे किसानों के साथ मिलकर के बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक आंदोलन चलाएंगे। पप्पू यादव ने अपने संबोधन में कहा है कि चुनाव से पहले कुछ नेताओं ने ग्रामीणों को विश्वास दिलाया था कि भूमि अधिग्रहण नहीं होगा, लेकिन चुनाव जीतते ही उन्होंने कहा कि हमसे नहीं होगा, सरकार जाने। उन्होंने जनसभा में घोषणा की है कि जब तक राहुल गांधी और पप्पू यादव जैसे लोग जिंदा है तब तक किसी किसान की रैयत जमीन छीनने नहीं देंगे। आप सरकारी जमीन का उपयोग कीजिए, बियड़ा में लीज लीजिए, लीज पर दीजिए, फैक्ट्रियां लगाइए, लेकिन गरीबों की पुश्तैनी जमीन पर अत्याचार नहीं होने देंगे। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आपातकालीन सेवा डायल 112 का प्रतिक्रिया समय 10 मिनट से भी कम करने का निर्देश दिया है। जब शनिवार को सरदार पटेल भवन में गृह विभाग और फिर बिहार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने कानून व्यवस्था और फिर मजबूत करने के लिए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि अवैध खनन में उपयोग होने वाले गाड़ियों को तत्काल जब्त करके संबंधित लोगों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करें। साथ ही 15 दिनों के भीतर जब्त वाहनों की नीलामी की प्रक्रिया पूरी की जाए। उन्होंने राज्य में आयोजित परीक्षाओं के दौरान प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं पर रोक लगने के लिए विशेष टीम गठित करने की और फिर दोषियों पर तत्काल कार्रवाई और फिर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दोषियों की संपत्ति भी जब्त की जानी चाहिए। साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए उन्होंने बिहार पुलिस को केंद्रीय एजेंसियों से अनुसंधान में तेजी लाने और फिर अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है।
दोस्तों क्या आपको पता है कि बिहार में नाबार्ड की मदद से 5254 किलोमीटर लंबी सड़क निर्माण का लक्ष्य तय किया गया है। इसमें से 4835 किलोमीटर लंबाई में सड़कें बन चुकी है। इसके साथ ही 1239 पुलों के बनाने का लक्ष्य तय किया गया था, इसमें से 936 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। ऐसे में बची हुई सड़कों और फिर पुलों का निर्माण अंतिम चरण में है। जानकारी के मुताबिक बची हुई सड़कों और फिर पुलों का निर्माण अगले कुछ महीनों में पूरा कर लिया जाएगा। ऐसे में निर्धारित लक्ष्य के करीब 80% काम पूरा हो चुका है। इस योजना पर सरकार टोटल 5,989 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इससे बिहार के दूर दूर के गांवों से शहरों की दूरी लगातार कम हो रही है। वहीं पर ग्रामीण कार्य विभाग से मिल रही जानकारी के अनुसार ग्रामीण सड़कों के निर्माण में नालंदा जिला सबसे आगे है। वहां टोटल 214 सड़कों की स्वीकृति की गई थी, उनमें से 200 सड़कें बन चुकी है। नालंदा में टोटल 370 किलोमीटर से अधिक लंबाई में सड़कें बनाई गई है। दोस्तों आखिर सीमांचल में ये चल क्या रहा है? जगह जगह फौजी कैंप की चर्चा, आसमान में लड़ाकू विमानों की आवाजाही, बॉर्डर इलाके में सुरक्षा बढ़ी हुई और फिर अब इसी बीच पूर्णिया में एक बेहद बड़ी और अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी, डीजीपी सहित पूरे बिहार के शीर्ष पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। हम आपको इस खबर के बारे में बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि आप इस पेज को केडीबी, तो आपको बता दूं कि ये कोई साधारण मीटिंग नहीं है, बल्कि बिहार की सुरक्षा रणनीति को नए सिरे से तैयार करने का सबसे बड़ा मंच माना जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीमांचल की सुरक्षा को लेकर के कोई गंभीर खतरा है? क्या हाल के दिनों में बड़ी संदिग्ध गतिविधियों ने सरकार को अलर्ट कर दिया है? और आखिर इतना बड़ा आयोजन सीमांचल में क्यों? आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बेहद आसान भाषा में बताएंगे कि पूर्णिया की यह बैठक क्यों महत्वपूर्ण है, इसके पीछे क्या वजह है और आने वाले दिनों में इसका क्या असर पूरे सीमांचल और बिहार पर पड़ने वाला है। तो बिहार के सीमांचल इलाके में बीते कुछ महीने से सुरक्षा से जुड़ी हुई कई गंभीर गतिविधियों की खबरें सामने आई है। जब कभी तस्करी का मामला, कभी संदिग्ध लोगों की आवाजाही, कभी सीमा के आर पार नेटवर्क की जानकारी, इन सब ने सरकार और फिर सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है। यही कारण है कि अब बिहार सरकार इस पूरे क्षेत्र पर खास नजर रखते हुए कार्रवाई की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में पूर्णिया को एक बड़ी हाई लेवल सुरक्षा बैठक के लिए चुना गया है। यह बैठक 14 से 15 दिसंबर के भी आसपास होने की संभावना है। जिला प्रशासन और फिर पुलिस लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। इस बैठक में बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी शामिल होंगे। जब बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी मौजूद रहेंगे और सबसे अहम बात, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संभावित उपस्थिति इस बैठक के तहत महत्व को कई गुना बढ़ा देती है। ये बैठक केवल औपचारिकता नहीं है, इसे बिहार की सुरक्षा प्रणाली की रीडिजाइनिंग का महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खास करके सीमांचल जो नेपाल, पश्चिम बंगाल और फिर झारखंड की सीमाओं से घिरा है। किशनगंज के ठीक पास बंगाल का इलाका बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़ता है, जिसकी वजह से यह क्षेत्र क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट, अवैध तस्करी, मानव व्यापार और फिर कई संदिग्ध नेटवर्क के लिए आसान जमीन बन जाता है। दोस्तों किशनगंज में आखिर ये क्या हो रहा है? एक तरफ हम विकास की बात करते हैं, क्लासरूम में डिजिटल बिहार, बेटियां पढ़े बड़े, लेकिन सच्चाई यह है कि ठाकुरगंज जैसे इलाके में बच्चे आज भी 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है। जो हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे, उससे पहले आपको बता दूं कि सोचिए 60 किलोमीटर दूर जाकर के पढ़ाई, यही हाल है यहाँ के छात्रों का, खास करके बेटियों का भविष्य, जिनके लिए लंबी दूरी सिर्फ एक दूरी नहीं, एक दीवार है। 21वीं सदी में भी एक सरकारी डिग्री कॉलेज के इंतजार में पूरा प्रखंड खड़ा है। ये वही इलाका है जहां पर नेता चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई अब भी सिस्टम की मेहरबानी पर टिकी है। और सबसे दुख की बात, यहां एक कॉलेज चल भी रहा है, लेकिन 14 साल के सरकारी अनुदान तक नहीं मिला। जब सवाल बड़ा है, समस्या गहरी है और जरूरत अब तात्कालिक कदम की है। तो आपको बता दूं कि सीमांचल जिला ठाकुरगंज में एक उच्च शिक्षा का अभाव अब भी बड़ी समस्या बना हुआ है। जब यहाँ पर आज भी एक सरकारी अंगीभूत डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं हो पाई है, जिस वजह से स्नातक स्तर की पढ़ाई करने वाले छात्रों को 60 किलोमीटर के अधिक दूर जाकर के शिक्षा प्राप्त करनी पड़ रही है। जब किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और फिर अररिया जैसे शहर ही इनके लिए विकल्प बनते हैं, लेकिन हर परिवार के पास इतनी आर्थिक क्षमता नहीं होती है, इनके इतने पैसे नहीं होते हैं कि वे अपने बच्चों को बाहर भेज सके पढ़ाई करने के लिए। जब ठाकुरगंज में फिलहाल सिर्फ एक ही वित्त पोषित कॉलेज, मोहम्मद हुसैन आजाद नेशनल डिग्री कॉलेज चल रहा है, लेकिन यह भी सीमित संसाधनों में किसी तरह शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है। कॉलेज की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के शिक्षकों और फिर कर्मचारियों को पिछले 14 साल से सरकारी अनुदान तक नहीं मिला है। जब प्रयोगशाला, पुस्तकालय, अस्थायी शिक्षक, बुनियादी ढांचा, हर चीज की भारी कमी है यहाँ पर। वहीं पर स्थानीय शिक्षकों और फिर सामाजिक संगठनों ने कई बार सरकार से यहाँ एक सरकारी डिग्री कॉलेज खोलने की मांग की है।
दोस्तों किशनगंज वासियों को किशनगंज आने के लिए एक ही रास्ता है, वह है मौजाबाड़ी पुल वाला रास्ता। जहाँ किशनगंज बहादुरगंज आने जाने वाला सबसे अहम रास्ता है, जब वहीं पर मौजाबाड़ी स्थित महानंदा पुल शुक्रवार की शाम ऐसा जाम लगा कि लोग 3-3 घंटे तक फंस गए। एम्बुलेंस रुकी, एसडीएम की गाड़ी भी रुकी, प्रशासन खुद जाम में जकड़ा रहा और सबसे दुखद एक ऑटो में डिलीवरी पेशेंट भी घंटों फंसी रही। सवाल यही कि जब ये समस्या रोज की है तो फिर समाधान कब होगा और क्यों अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आज की रिपोर्ट में इसके बारे में हम बात करेंगे। किशनगंज बहादुरगंज पथ पर मौजाबाड़ी स्थित महानंदा पुल एक बार फिर से शुक्रवार को भीषण जाम का शिकार हुआ। यह शाम के समय अचानक वाहनों की लंबी कतारें लग गई और देखते ही देखते ब्लॉक चौक से लेकर के मस्तान चौक तक सड़क पूरी तरीके से जाम हो गई। जब लोगों की रफ्तार थम गई और फिर हालात इतने खराब थे कि हजारों लोग 3 घंटे तक सड़क पर फंसे रहे। जाम की सबसे भयावह तस्वीरें उस समय सामने आई जब एम्बुलेंस और प्रशासनिक गाड़ियां तक को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिला। ये जाम कहा जाए तो लहरा चौक से लेकर के डेरामाड़ी तक लंबी जाम रही। हालांकि पूरी तरीके से अगर जाम के बारे में बात की जाए तो ये जाम डेरामाड़ी से ब्लॉक चौक तक रही, जब पूरी तरीके से लोग फंसे रहे। कई लोग बाइक छोड़ करके पैदल निकलने के ऊपर मजबूर हो गए। जब सड़क पर हर तरफ गाड़ियों की कतारें थी, हॉर्न की आवाजें और फिर लोगों का भारी आक्रोश स्पष्ट दिख रहा था। जब कई लोग ट्रेन पकड़ने जा रहे थे, उनकी ट्रेन छूट रही थी तो गाड़ी से उतर करके पैदल रेलवे स्टेशन आने पर मजबूर हो गए। सबसे चिंता की बात यह रही है कि एक ऑटो में बैठी डिलीवरी पेशेंट भी इसी जाम में घंटों फंसी रही। परिजन लगातार कोशिश करते रहे कि किसी तरह रास्ता बने, लेकिन पुल पर इतनी भीड़ और फिर अव्यवस्था थी कि निकाल पाना मुश्किल हो गया। ऐसे हालात में यदि कोई भी मरीज समय पर अस्पताल ना पहुंच पाए तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, यह बड़ा सवाल बन गया है। वहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि ये स्थिति पहली बार नहीं हुई है। महानंदा पुल पर आए दिन जाम लगना एक आम बात बन चुकी है। दोस्तों कोचा दमन बहादुरगंज बॉर्डर इलाका सतभिट्टा शकूर में सेना कैंप बनने को लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। जिस जमीन पर सेना अपना कैंप बनाना चाहते हैं उसी जमीन को किसान अपनी रोजी रोटी का आखिरी सहारा बताते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि केडीवी लाइव की अब हर खबर केडीवी पॉडकास्ट में आएगी इसी चैनल पर, तो आप इस चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। आपको बता दूं कि कई किसानों ने 2 दिन लगातार अधिकारियों को आवेदन दिया है और साफ कहा है कि अगर ये जमीन अधिग्रहित हुई तो फिर हम न सिर्फ खेती खो देंगे बल्कि हमारा भविष्य भी उजड़ जाएगा। आज की पूरी रिपोर्ट इसी टकराव, चिंताओं और फिर किसानों की आवाज पर आधारित है। किशनगंज जिले के कोचाधामन और बहादुरगंज अंचल की सीमा पर प्रस्तावित सेना कैंप के जमीन अधिग्रहण को लेकर के किसानों ने खुले तौर पर विरोध शुरू कर दिया है। जब पिछले 2 दिनों से सतभिट्टा, सकूर और नटुआपारा मौजा के किसानों ने जिला प्रशासन को आवेदन सौंप करके इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार, गुरुवार और शुक्रवार को जिला पदाधिकारी, एडीएम और भू अर्जन पदाधिकारी से मुलाकात करके कहा कि प्रस्तावित 250 एकड़ जमीन अधिग्रहण से उनकी जिंदगी पूरी तरीके से प्रभावित हो जाएगी। वहीं पर आवेदन देने वालों में आसिफ अहमद, गुलाम मुस्तफा, इमरान आलम, अंजार आलम, मुमशाद आलम, मुजम्मिल हुसैन, सभी अनवर, नाजिर आलम, मुनाजिर आलम, मंजर आलम, जुबैर आलम और फिर आजाद हुसैन सहित कई किसान शामिल है। वहीं पर किसानों का कहना है कि ये जमीन सिर्फ जमीन नहीं है, यही उनकी आजीविका का आधार है। सतभिट्टा, कन्हैयाबाड़ी, नटुआपारा और सकूर मौजा में फैले लगभग 250 एकड़ जमीन पर वर्षों से खेती होती आई है। कई किसान इसी से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कई के घर, खेती बाड़ी, यहाँ तक कि ईदगाह और फिर कब्रिस्तान भी इसी भूखंड में मौजूद है। वहीं पर किसानों ने साफ कर दिया है कि यदि अधिग्रहण किया गया तो फिर सैकड़ों परिवार बेघर हो जाएंगे और ग्रामीणों के सामने भूखमरी की स्थिति बन जाएगी। कई किसानों ने यह भी बताया है कि वे पहले से ही सीमित जमीन पर खेती करते हैं। यदि अब ये भी चली गई तो फिर मजदूरी और फिर पलायन ही एकमात्र विकल्प बचेंगे। किसानों का तर्क यह भी है कि सेना कैंप के लिए सरकार चाहे तो फिर ऐसी जगह का चुनाव कर सकती है जहां पर सरकारी जमीन पहले से उपलब्ध हो। दोस्तों एआईएमआईएम के 3 विधायक अख्तरुल ईमान, सरवर आलम और मुर्शीद आलम ने मिलकर के सीमांचल में बाढ़ का मुद्दा उठाया है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएं तो आपको बता दें कि सीमांचल की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी समस्याओं में से एक नदी कटाव। हर बारिश के मौसम में हजारों परिवार अपनी जमीन, अपना घर, अपनी आजीविका खो देते हैं और इस दर्द को सबसे ज्यादा महसूस करता है कोचा धामन, अमोर, ठाकुरगंज और जोकीहाट का इलाका। लोग सालों से शिकायत कर रहे हैं लेकिन समाधान हमेशा कागजों में ही अटका रह जाता है। ऐसे
ऐसे माहौल में आज एक अहम पहल हुई है। मोड़ विधायक और AIMIM बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने जल संसाधन मंत्री संजय कुमार चौधरी से मुलाकात करके नदी कटाव के बढ़ते खतरे पर गंभीर बातचीत की है। इस मीटिंग की खास बात यह रही कि इस मुद्दे को सिर्फ एक विधायक ने नहीं बल्कि AIMIM के तीनों विधायक अख्तरुल ईमान, कोचाधामन के सरवर आलम और जोकीहाट के मुखिया मुर्शीद आलम ने मिलकर के उठाया है और प्रभावित गाँव की असली हालात सामने रखी है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे। अब सवाल यह है कि क्या इस बार कटाव झेल रहे परिवारों को राहत मिलेगी? क्या कोई अस्थायी प्लान तैयार होगा? दरअसल किशनगंज और सीमांचल के नदी किनारे बसे गांव हर साल कटाव की मार झेलते हैं, जहां घर बह जाते हैं, खेत नदी में समा जाते हैं और फिर कई परिवार बेघर होकर के दूसरी जगह शरण लेने को मजबूर हो जाते हैं। इस गंभीर समस्याओं को लेकर के आज पटना में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। अमोड़ के विधायक और AIMIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने जल संसाधन विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी से मुलाकात करके कटाव प्रभावित इलाकों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की है। इस मुलाकात में कोचाधामन विधायक सरवर आलम और जोकीहाट के विधायक मुर्शीद आलम भी मौजूद रहे। पर तीनों विधायक ने मंत्री के समक्ष ये बात स्पष्ट रूप से रखी कि नदी कटाव अब केवल बारिश का मौसम संकट नहीं रहा बल्कि सीमांचल के हजारों परिवारों के लिए ये साल दर साल बढ़ती हुई त्रासदी बन चुका है। वहीं पर उन्होंने बताया है कि कोचाधामन, जोकीहाट, ठाकुरगंज और अमोड़ इलाके में कई ऐसे गाँव है जो हर साल नदी में समा जा रहे हैं, खेत खत्म हो रहे हैं, घर टूट रहे हैं और फिर परिवारों के सामने पुनर्वास की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है।